आप सभी का चिंतामणि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और एक बार फिर से अपनी वन संपदा की जो दूसरा पार्ट है उसे अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो भी देख रहे थे पहले, कभी कभी थोड़ी टेक्निकल इशू आ जाते हैं, है ना। ये अब देखिएगा, अपन पढ़ रहे थे कौन से वन, भौगोलिक आधार पर वनों का क्या पढ़ रहे थे अपन, वर्गीकरण। तो भौगोलिक आधार पर वनों को तीन भागों में बांटा गया। एक तो उष्ण शुष्क कटीले वन, एक उपोष्ण और एक पर्णपाती या पतझड़ीय वन। उष्ण शुष्क कटीले वनों की अपन बात कर रहे थे कि सर ये 50 सेंटीमीटर कम वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। और 50 सेंटीमीटर कम वर्षा अपने यहाँ कहाँ होती है बताओ? अपने राजस्थान में होती है। अपन पढ़ रहे हैं, और राजस्थान किस में? पश्चिमी राजस्थान में। जैसे जैसे देखो यहाँ पर आप आओगे ऐसे, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। और जैसे जैसे हम कहां से आएंगे, पश्चिम पूरब से पश्चिम की तरफ, बरसात क्या होती जाएगी? कम, और वनस्पति भी घटती जाएगी। ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न होता है कि राजस्थान में दक्षिण पूरब से उत्तर और पश्चिम, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम वनों की सघनता घटती है, और पश्चिम से लेकर उत्तर से और दक्षिण पूर्व, यानी कि यूं हम चलेंगे तो वनों की सघनता बढ़ेगी। इधर से पूछ ले तो वनों की सघनता प्लस होती है, और इधर से हम आए तो वनों की सघनता घटती है। ध्यान रखना। तो ये कंटीले वन है, जड़ें लंबी, पत्ती कैसी होती है? पतली। ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था, इसलिए ज्यादा समय यहाँ पे नहीं लेंगे अपन। और इसके बाद देखिएगा, अपने उष्ण शुष्क कटीले वन जो हैं, इनमें अपने प्रमुख सबसे पहले अध्ययन किया था खेजड़ी का, आपको पता होगा। उसके बाद रोइडा, कौन सा डा? रोइडा, बेर, केर, आंकड़ा, ये प्रमुख वनस्पति हैं अपने उष्ण कटिबंधीय की। खेजड़ी, रोइडा, बेर, केर, आंकड़ा, ठीक है। और प्रमुख यहाँ पे घास है। घास में जैसे सेवन घास है, दामन घास है। खेजड़ी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, देखिएगा। खेजड़ी का पेड़ भी मैंने आपको शायद बताया, ये रहा खेजड़ी अपना। जो खेजड़ी है इस प्रकार से देखो, है ना। ये खेजड़ी का क्या है? पेड़। और खेजड़ी का जो पेड़ है, आपको पता ही है अपना क्या है? अपना राज्य वृक्ष है ना। कल इसके बारे में जान लिया था। और ये जो है, ये क्या आ रही है इसके? ये इसके फल हैं। क्या हैं ये? फल। इसे बोलते हैं हम क्या? सांगरी। सांगरी की सब्जी भी बनती है, बड़े मजेदार। जयपुर में तो 200 रुपए किलो मिलती है ये, है ना। हाँ, पर बचपन में ऐसे यदि मरुस्थल का जो आप में से होगा, वो इनको खूब खाता होगा ना। सब्जी के मिलता है, पक जाता है तो इसे अपन क्या बोल देते हैं? खोका। क्या बोल देते हैं? खोका। ठीक है। ये अपना खेजड़ी। खेजड़ी के बाद हम देख रहे थे रोएडा। कौन सा देख रहे थे अपन? रोएडा। की सर यह है भी राजस्थान का क्या है? राज्य पुष्प है। इसे मरुटिका, मरुशोभा कहा जाता है। और जो राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित हुआ वो 1983 खेजड़ी जब घोषित हुआ था, तभी इसे क्या घोषित किया गया था? राज्य पुष्प। ठीक है। इसके फूल जो होते हैं, है ना, इसको रेगिस्तान का क्या माना गया है? राज्य पुष्प। बड़े मजेदार दिखते हैं, देखिए बराबर धूप में बिल्कुल लाल सेम। ठीक है। ये अपने किसका है? रोइडा का पेड़ है। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही इसी प्रकार के पलाश के वन भी अपने दिखेंगे एकदम। देखिएगा चिंतामणि प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल इमेज के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो शब्दों से ज्यादा इमेज में याद रख सकता है ना। इसलिए इमेज से अपन क्या कर रहे हैं, थोड़े से चीजों को याद करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश। आपको पता रहेगा ये है बेर, है ना। बचपन में छोटे बच्चे जब होते थे, हम भी इसमें खाने के लिए बेर में खूब खेतों में घूमे हैं। देखो ये अपना कौन सा पेड़ है? बेर का, है ना। इसमें ये बेर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? देखो बेर, ये बेर आ रहे हैं इसमें, अरे रे। और ये एक बैठी भी है अपने, इसको इकट्ठा करके। ठीक है। ये झाड़ियों वाले हैं। ये बड़े पेड़ दो प्रकार के होते हैं, फिर एक तो झाड़ियों में, और एक इसमें पेड़ होता है, वृक्ष होता है ना।
इसके अलावा जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बेर के आगे केर, ये अपना केर का वृक्ष देख लिया था। और केर के बाद हम पढ़ रहे थे ये फॉग अपनी, और फॉग के बाद सेवन घास के बारे में बात कर रहे थे कि ये है अपनी क्या, सेवन घास। कौन सी घास है ये, सेवन, है ना। इसमें और भी अपनी घासें दिखाई गई हैं, देखो ये इस प्रकार की अपनी कौन सी घास होती है, सेवन घास, है ना। ये सेवन घास है। अंजन घास इसी प्रकार की होती है औषधियों के लिए। सेवन घास जो अपनी है ये सभी पशुओं के लिए क्या होती है, लाभदायक, सभी पशुओं के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कोई दुधारू के लिए स्पेशल है, सभी पशुओं के लिए क्या होती है, लाभदायक। जो अपनी सेवन घास है, ये जो अपना कौन सा वाला क्षेत्र है, देखिएगा ये अपना मरुस्थल है। यहां पर अपने क्या मिलती है, भूगर्भिक जल पट्टी। कौन सी जल पट्टी मिलती है, भूगर्भिक जल पट्टी। अपने भूगर्भिक जल पट्टी मिलती है। इस भूगर्भिक जल पट्टी में, भूगर्भिक जल पट्टी, इस भूगर्भिक जल पट्टी के ऊपर, इस वाली जल पट्टी के ऊपर क्या मिलती है, यहाँ पे सेवन घास। ठीक है, क्या मिलती है, सेवन घास। यानी कि सेवन घास प्रमुखतः कहाँ पे, अपने जैसलमेर में और पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में सेवन घास पाई जाती है। और सभी पशुओं के लिए क्या है, ये लाभदायक। देखिएगा और प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे, ये जो सेवन घास है ये संबंधित है गौड़ावन से। किससे, गौड़ावन पक्षी। कौन सा पक्षी है, गौड़ावन, गौड़ावन पक्षी। देखो ये अपना गौड़ावन है, ये दिख रहा है ऊपर। ठीक है, कौन सा पक्षी है ये, गौड़ावन, है ना। आप सबको पता होगा गौड़ावन क्या है, अपना राज्य पक्षी है ये गौड़ावन। ये गौड़ावन है। गौड़ावन क्या करता है ये, देखो ये नीचे सेवन घास में घूम रहा है, ये सेवन घास में आके अंडे देता है। समझ रहे हो, ये इसकी सेवन घास की जो है इसकी क्या है, प्रजनन स्थली, है ना। ये अपना गौड़ावन है और गौड़ावन की सेवन घास क्या है, प्रजनन स्थली। तो सेवन घास को गौड़ावन की क्या बोलते हैं, प्रजनन स्थली। इसके बाद अंजनी घास है, ये भी बड़ी लाभदायक होती है, ये भूर घास है, औषधि में काम आती है। और जो ये दामन घास है, दामन देखो, दामन में छोटे छोटे से क्या होते हैं, फूल। सेवन थोड़ी सी लंबी और इसमें हल्के व्हाइट कलर के क्या होंगे, फूल, दामन घास। ये स्पेशली किन के लिए है, तो ये दामन घास जैसलमेर में बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी लेके जाते हैं और दामन घास भर के लाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी गाय ज्यादा से ज्यादा क्या दे सके, दूध। तो आप समझ गए होंगे दामन घास किसके लिए उपयोगी है, सर ये तो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, दुधारू पशुओं के लिए। ऐसे पशु जो दूध जिनसे प्राप्त होता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सब के लिए प्रमुखता कौन सी है, दामन। यहाँ पे कभी कभी अपना क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि सेवन, सेवन सभी पशुओं के लिए, है ना, गाय, बकरी, बकरा, समझ रहे हो। अब ये केवल दुधारू पशुओं के लिए, है ना। तो ये जो दामन है ये केवल किसके लिए, दुधारू पशुओं के लिए। तो ये अपन पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थल की कुछ प्रमुख वनस्पति। ठीक है, अच्छा एक ये और बच गया अपना आंकड़ा, है ना। कौन सा है ये, आंकड़ा है। देखो ये है आंकड़ा, है ना, बड़े बड़े पत्ते, इसमें से दूध निकलता है ना। ये दूध खाने के लिए नहीं है, कहीं ये पत्ता तोड़ो तो दूध आता है इसमें, है ना। तो ये लाभदायक नहीं, आंखों के लगा ले तो फिर क्या हो जाता है, संसार काला अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है ना। मतलब आंखों को क्या कर देता है, अंधा। अच्छा औषधियों के भी काम आता है। ये जो फूल है, ये फूल है देखो, अब ये फूल जैसे यहाँ फूल गया, खुल गया मतलब, तो इसके अंदर से क्या है, अलग से एक फूल निकलता है। ये वाली जो टिप्पी है ऐसे हट जाती है ना। छोटे छोटे बच्चे से खेलते हैं, देखो यहाँ पर शिव और पार्वती हैं ऐसे करके। तो ये आंकड़ा लगभग सब क्षेत्र में मिलता है, अधिकांश है अपने मरुस्थल, लेकिन पूरे राजस्थान में देख। अच्छा ये और देखो, इसमें ये फूल लिखता है, इसे अंडी वगैरह बोलते हैं, अंडी। इसको जब फोड़ते हैं तो इसमें से कुछ क्या आता है, सफेद सफेद री, जिसे बच्चे उड़ा उड़ा कर खेलते हैं।
तो ये अपना क्या हो गया, आंकड़ा। ठीक है, आंकड़ा हो गया। तो ये प्रमुख मरुस्थल की क्या पढ़ी अपन ने, वनस्पति। उसके बाद देखिएगा अब अपना दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा वन। तो पहला वन हमारा रहा उष्ण शुष्क कटीले वन। उष्ण शुष्क कटीले वन कहाँ पे कि सर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, उष्ण शुष्क कटीले वन। ठीक है, कि इनके तने कैसे होते हैं, पतले, छाल कैसे होते हैं, मोटे, जड़ें कैसी होती हैं, लंबी, पतलियां कैसी होती हैं, बहुत बारीक उंगलियों जैसी ऐसे। ठीक है, छाल मोटा होता है जिससे जलवाष्प की क्षमता क्या है, अधिक रह सके। सूरज की किरणें अंदर जाएंगी तो नमी क्या हो जाएगी, कम। तो इसमें मोटे छाल पाए जाते हैं। कारण कि सर यहाँ पे वर्षा कम होती है, इसलिए ऐसी ही वनस्पति यहाँ पर क्या हो पाती है, सफल। अब यदि आप आम लगाओ वहां जाके तो हो सकता है कि नहीं होगा वहां पे भाई, वहां की जलवायु ऐसी है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे थे वहां की प्रमुख वनस्पतियां, और वनस्पतियों में हमने खेजड़ी देखा था। ठीक है, क्या देखा, खेजड़ी। खेजड़ी के बाद देखिएगा ये आपको ऐसे याद भी रहेगा, खेजड़ी, सांगरी पड़ी सर, इसको पक जाए तो फोक कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा रोईड़ा, रोईड़ा के बाद बीर, बीर के बाद केर, केर के बाद है ना, ये अपनी झाड़ियां। आंकड़ा देख रहे थे हम, घास देख रहे थे, सेवन घास। सेवन घास के बाद ये आंकड़ा हमने देखा। ठीक है, और आंकड़ा के बाद ये अपनी वनस्पति, जो भी मरुस्थलीय वनस्पति है उनकी बात कर रहे थे अपन। अच्छा ये बबूल है ना, तो इसको आगे बात करेंगे अपन, देखिएगा। दूसरा अपना जो वन आता है वह आता है उपोष्ण या फिर उष्ण, उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क पर्णपाती, पर्णपाती वन। इन्हें हम पतझड़ वन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पतझड़ वन। यानी कि इन वनों की जब बात करते हैं तो इन वनों की प्रमुख विशेषता क्या दिखती है कि सर ये ऐसे वन है, नाम से पता लग रहा है कि ये ऐसे वन हैं जो साल में, यानी कि वर्ष में एक बार, वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं। अपने पत्ते क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। अभी आंधियां हवाएं चल रही होंगी तो आपके आसपास घरों में पीले पीले क्या दिख रहे होंगे, पत्ते, है ना। तो समझ जाना वो कौन से वन है, पतझड़ वन है। सर कहाँ पे विकसित होते हैं ये, तो ये अपने विकसित होते हैं लगभग, इनके लिए अपनी जो अच्छाई है, तो ये 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। तो आप सबको पता है लगभग अपना जो राजस्थान है अरावली के पूरब वाला, वो सब इस भाग में आ जाता है, क्योंकि लगभग अपनी इतनी ही बारिश होती है, तो वहां पे ये वन पाए जाते हैं। अच्छा, इन वनों का उप विभाजन किया गया है। ठीक है, और जो वनों का उप विभाजन किया गया है वो अलग से वन नहीं है, पेड़ों के नाम पर ही उनका क्या कर दिया गया है, विभाजन। तो अब हम इनका पढ़ेंगे उप विभाजन पर्णपाती वनों का, जिसमें पहला वन आता है अपना, देखिएगा कितना प्यारा वन है ये, सागवान शुष्क, या उष्ण, उष्ण लिख देते हैं, सागवान उष्ण शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, सागवान। नाम से ही पता लग रहा है किन की अधिकता होगी इनमें, सागवान की अधिकता होगी, इसीलिए इनका नाम क्या है, सागवान उष्ण पर्णपाती वन। ये जो वन होते हैं, ठीक है, सागवान के, अच्छा सागवान की कई वेराइटियां होती हैं। जहां बरसात होगी, जहां बरसात होगी वहां भी ये वन मिलेंगे। ठीक है, जब ज्यादा बरसात होगी वहां आर्द्र हो जाएंगे, लेकिन अपने यहाँ तो करक रेखा है, तो अपने यहाँ पे कौन सी प्रकार की प्रजाति मिलती है इनकी, उष्ण शुष्क पर्णपाती वन वाली मिलती है। यानी कि तापमान क्या है यहाँ पे, अधिक है ना।
तो उष्ण शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं किसके? सागवान के अपने यहाँ पे। तो देखिएगा सबसे पहले सागवान की बात कि जो ये विकसित होते हैं अपने, ये 80 से 110 सेंटीमीटर क्या चाहिए इनके लिए? वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं सागवान वन। ठीक है, इनके पत्ते क्या होते हैं? चौड़े होते हैं, थोड़े बड़े पत्ते होते हैं इनके, है ना, इस प्रकार के। इस प्रकार के क्या होते हैं इनके? थोड़े चौड़े पत्ते होते हैं। इस प्रकार के चौड़े पत्ते होते हैं इनके। है ना, इस प्रकार के क्या होते हैं? पत्ते। किनके? पर्णपाती सागवान वनों के, है ना। पत्ते कैसे होते हैं? चौड़े। इनकी जो लकड़ी होती है वो होती है इमारती। कैसी होती है? इमारती लकड़ी। मतलब इमारती लकड़ी का मतलब छत्तों में, आपको पता है इन वनों का जो प्रयोग है, इनकी लकड़ियों में कवक नहीं लगती है ना। जैसे अपनी खेजड़ी है वो कवक का शिकार है। अब वर्तमान में वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो जो इमारती लकड़ी होती है इनसे क्या बनाया जाता है कि सर इनसे खिड़की, दरवाजे, जो भी लगभग फर्नीचर का जो सामान है उनके लिए ये वन क्या है? उपयोगी। ठीक है, उनके लिए ये वन उपयोगी है। अच्छा, इन वनों के अलावा भी यहाँ पे वन मिलते हैं अपने। सेमल का वन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर और भी वन मिलेंगे। सेमल, ठीक है, सालर, बांस, तेंदू, इस प्रकार के भी वन पाए जाते हैं। लेकिन लगभग 75% कौन से वन मिलते हैं? सागवान उष्ण शुष्क वन मिलते हैं। इसलिए इन्हें सागवान उष्ण वन का शुष्क वन कहा जाता है। किस क्षेत्र में मिलेंगे ये? तो ये अपने मिलते हैं बांसवाड़ा। किस में मिलेंगे? बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में, है ना। बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में मिलेंगे। झालावाड़ वाले क्षेत्र में क्या माए जाते हैं? सागवान शुष्क वन। दक्षिणी अपने डूंगरपुर में मिल जाते हैं, कोटा में, बारा में, वहां इनका वनों का क्या है? विस्तार है। ठीक है, तो देखिएगा सागवान वन शायद अपना है भी शायद अपने पास, है ना। ये सागवान नहीं है। देखो नेक्स्ट कौन सा वन है। नेक्स्ट आते हैं अपने सालर वन। कौन से वन आते हैं? सालर वन। सालर वन, है ना, ये आते हैं अपने सालर वन। सालर वन, ठीक है, सालर वन आते हैं। ये वन क्या है कि ये अपने जहां पर अपने सागवान वाले वन मिलते हैं उन्हीं क्षेत्रों में लगभग ये पाए जाते हैं, है ना। इनकी जो लकड़ी होती है, इनका उपयोग क्या है कि इनकी जो लकड़ी होती है उससे सालर वन से अच्छा गोंद निकाला जाता है। इसे गोंद, ध्यान रखना, तो गोंद के लिए उपयोगी है। उसके अलावा किसके लिए उपयोगी है? जो इसकी लकड़ी होती है उससे पैकिंग के डिब्बे बनाए जाते हैं। किसके डिब्बे? पैकिंग के पैकिंग के क्या बनाए जाते हैं? डिब्बे बनाए जाते हैं। उससे बनाए जाते हैं पैकिंग के डिब्बे। आपने देखा होगा सेब वगैरह पैक होके आते हैं। ये जो लकड़ी होती है ना, ये बहुत कॉमन होती है अपनी सालर की। ठीक है, तो ये सालर के बन है अपने। अच्छा, नेक्स्ट जो अपना है वो है बांस। कौन सा बन है? बांस के बन। अच्छा, जो ये बांस का बन है, बांस के बन, देखिएगा। अच्छा, बांस से संबंधित एक अपने योजना चली थी, बैम्बू मिशन योजना। बैम्बू मिशन योजना 2018 की बात है भैया,
2018। और इस समय क्या हुआ इस बैम्बू मिशन योजना में कि अपने जो ये वन है, जो बांस के वन है ना, इसको घास का दर्जा दे दिया गया। किसका? घास का। क्योंकि पहले क्या था कि लोग बाग इसको काट लिया करते थे और वन अधिकारी इसका क्या करते थे? कार्रवाई। लेकिन इस पर आजीविका चलती थी, बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आपको पता है कि जो बांस बांस के अपने वन हैं, इनसे टोकरियां बनती हैं, बस बांस के बहुत सारे सामान बनते हैं। इसलिए इन्हें वृक्ष से हटाकर किसका दर्जा दे दिया गया? घास का। इसीलिए राजस्थान में सबसे लंबी, राजस्थान क्या भारत में क्या विश्व में सबसे लंबी जो घास है वो कौन सी है? बांस। ठीक है, तो बांस पेड़ नहीं, क्या बन गई? घास। इसलिए इसे कहा जाता है सबसे लंबी घास। क्या कहा जाता है? सबसे लंबी घास कहा जाता है। अपने यहाँ पर ये कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने यहाँ मिलते हैं ये बांसवाड़ा। किस क्षेत्र में अधिक मिलते हैं? बांसवाड़ा, झालावाड़, है ना। देखिएगा वन जो होते हैं इनका एक बीज डाल दो, फिर उसके बाद क्या करते हैं? ये खुद स्वतः आ जाते हैं, है ना। देखिएगा ये बांस के क्या है? वन है ना, लगातार एक श्रेणी में। ये देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। एक बार इनका क्या है कि आप थोड़े से बीज डाल दोगे इनके, तो एक के साथ एक कई सारे हो जाएंगे। बड़ी खतरनाक बात है इनकी। देखिएगा खतरनाक बात क्या, कि जैसे आपने ये बोए, रात में लगभग ये 5 सेंटीमीटर तक बड़े हो जाते हैं। ठीक है, ये वन रातों रात आवाज भी आती है इनसे, कर 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 ऐसे। ठीक है, इसीलिए जंगल का क्या बोला जाता है? इसे डॉन। डॉन का मतलब समझते हो? जिससे अच्छे अच्छे शेर भी घबराते हो। मान लो ये शेर आ रहा है, तो जैसे ही बाण का क्या लगा, बांस का बन आगे दिखा, यही ब्रेक लगा देगा, वो आगे नहीं जाएगा। कारण क्या है? मानो शेर सो गया और यहाँ पे बांस के पेड़ हैं और ऊपर शेर सो रहा है, तो रात में ये 5 सेंटीमीटर घुस के शेर का क्या कर देते हैं? काम तमाम। शेर आलसी होता है, धीरे धीरे बाद में पता लगता है क्या हो गया? खतरा। ठीक है, तो एक रात में 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं ना। तो ध्यान रखना, कहीं आप भी पेड़ यहाँ पे सो जाए तो, है ना, दिक्कत आ सकती है। तो ये रातों रात, यानी कि सबसे तेज क्या करती है? वृद्धि करती है। कौन सी घास? बांस की घास। और इस बांस की घास से बहुत सारी इमारती चीजें अपने महत्वपूर्ण, जैसे टोकरी बनाई जाती है, इंग्लिश में बॉस्केट बोल देते हो आप उससे। ठीक है, इसके अपने जो झोपड़ी वगैरह हैं, दीवार, वो बनाने में काम लिया जाता है इसको। बांस के लट्ट बनते हैं, ठीक है, लाठी वगैरह चलाने के लिए। तो बांस के प्रयोग क्या है? अत्यंत खिलौने वगैरह इससे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? खिलौने। बांस के बाद यंत्र भी बनाए जाते हैं इसके। बाद यंत्र, बांसुरी बजानी होगी तो बांस चाहिएगा उसके लिए। ये आजीविका का क्या है? प्रमुख साधन। पहाड़ी क्षेत्रों में ये अधिक पाया जाता है, जहाँ पे आर्द्रता अधिक हो, वहां इसकी क्या होती है? खेती होती है। तो ये कौन सा वन हो गया अपना? बांस वाला वन। और बांस के बाद जो अपना नेक्स्ट वन आता है, वो अपना है, देखिएगा, इसके अलावा अन्य वनों में अपन देख लेते हैं अन्य कौन से हैं। अन्य वृक्ष भी मिलते हैं पतझड़ वनों में। तो अन्य वृक्ष कौन से मिलते हैं? देखिएगा, एक तो मिलता है तेंदु। ये भी पर्णपाती वनों में मिलता है। तेंदु, तेंदुआ नहीं है ये, तेंदु। और तेंदु के अलावा दूसरा जो वन मिलता है, वो अपना वन है सपेदा। कौन सा फेदा? सपेदा। इसे यूकोलिप्टस बोलते हैं, यूकेलिप्टस। क्या बोल देते हैं? यूकेलिप्टस। इसके अलावा धोकड़ा के वन मिलते हैं। किसके वन? धोकड़ा, है ना, धोकड़ा के वन ये भी पाए जाते हैं, धोकड़ा के वन। तो तेंदु, सपेदा, धोकड़ा के वन, ये जो मरुस्थल में पाई जाने वाली अन्य वनस्पति है। ठीक है, इनके बारे में भी अपन थोड़ी सी क्या कर लेते हैं? बात। देखिएगा, सबसे पहले जो पेड़ आ जाता है उसी के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। ये आ रहा है, इसी को देख लेते हैं। ये देखो, लंबा लंबा दिख रहा होगा आपको, बताओ क्या है?
वाइट वाइट दिख रहा है ना, तो बताओ कौन सा है? सफेदा। अब बता ही दोगे इसे कि सर ये तो सफेदा लंबा दिख रहा है इस पे, है ना। इस पे ऐसे चढ़ गए ना आप, ऐसे तो चढ़े हो आप 10 की गति से और आओगे बहुत स्पीड से। ये चढ़ना है, मेहनत पूरी क्या है नीचे। यदि आप ऊपर जा रहे हो नीचे तो आपका कोई दोस्त खड़ा है, उसने मजाक कर दिया, ठीक है, तो दोस्त से जल्दी मिलने आ सकते हो। बिल्कुल स्लिम होता है, लंबा होता है। इसी को बोलते हैं अपन क्या? सफेदा। क्या बोलते हैं? सफेदा। बड़ा खतरनाक पेड़ है साहब, ये बहुत खतरनाक है ना। और खतरनाक लोगों को क्या बोलते हैं बताओ आप? है, बताओ। आपके पास शब्द है, मैं बताता हूं। देखो, आतंकवादी यही होते हैं ना, आतंकवादी। तो यही तो है आतंकवादी। इस पेड़ को कहा जाता है वनस्पति का आतंकवादी, है ना। कि ऐसा क्या गुनाह कर दिया। ये बम थोड़ी पटकने आता है अपने, बम नहीं पटकने आता, लेकिन बम से कम भी काम नहीं करता ये। जो वनस्पति होती है उसके पत्ते गिरते हैं, और पत्ते गिरते हैं तो क्या बनता है, क्या होता है उनका बताओ? पत्ते गिरेंगे तो क्या होगा वनस्पति का? मिट्टी का निर्माण कैसे होगा बताओ? कि सर मिट्टी का निर्माण चट्टानों के विखंडन से और वनस्पति के सड़ने गलने से होता है। यही बात है। अब वनस्पति के जब पत्ते गिरेंगे तो सड़ेगी गलेगी तो उर्वरकता बनेगी, उपजाऊ मिट्टी बनेगी। लेकिन ये भाई साहब जब अपने पत्ते गिराते हैं ये सफेदा के, तो इनके पत्ते सड़ते गलते नहीं है, सड़ते गलते नहीं है इनके पत्ते। यानी कि एक बार सफेदा का जो पत्ता है नीचे गिरा और नीचे दब गया, आपने सोचा कि खत्म हो जाएगा, 3 साल बाद फिर खोद रहे हो तो वो वापिस आया है बोल देगा बिल्कुल, ठीक है। इसलिए ये वनस्पति के क्या बोले जाते हैं? आतंकवादी बोले जाते हैं, है ना। अच्छा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूकेलिप्टस। तो ये प्रश्न कई बार आ भी गया है, तो इसे ध्यान रख लेना आप, है ना। इसीलिए आपको स्क्रीन से नए तरीके से एकदम इस प्लेटफॉर्म पे क्या है इनको बताया जा रहा है, जिससे याद रह जाए कि ये वाला जो पेड़ है, ठीक है, ये पेड़। अच्छा, इसके फायदे भी है ना। ये जो पेड़ है ये क्या है कि नीचे से जल वाष्प को बहुत ग्रहण कर लेता है ना। किसको? जल वाष्प को। लेकिन काम का ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है कभी कभी खोटा सिक्का भी किया जाता है काम। तो अपने हनुमानगढ़ में, गंगानगर में आईजीएनपी निकाली गई, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। और इंदिरा गांधी जब नहर निकाली गई, आप सबको पता है कि मरुस्थल की जो मृदा है उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। इसके कारण वहां दलदलीय भूमि का क्या हो गया? विकास। और हमारे यहाँ पर बहुत खतरनाक वाली क्या समस्या हो गई? सेम की समस्या। किसकी समस्या? सेम की समस्या। देखिएगा ये आतंकवादी कैसे काम आता है अपने, है ना। तो कभी कभी ये भी अपने क्या है काम आ जाते हैं। सेम की समस्या ये हो गई। और बहुत खतरनाक वाली समस्या, सेम की समस्या क्या है कि पानी इतना भर जाता है कि किसानों को एक खेत खाली छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो भूमि व्यर्थ चली जाती है, इंतजार करते हैं कि कब पानी कम हो। अब भाई इंदिरा गांधी नहर में हमेशा पानी रहता है वहां पे, ठीक है, तो पानी कम ही नहीं होता। तो किसान अपनी क्या नहीं कर पाते? सिंचाई। अति हर चीज की क्या होती है? बेकार। आपको एक लिमिट का पानी चाहिए। आप ऊपर कहो कि बाढ़ आ जाए तो आप बाजरा बो सकते हो क्या? नहीं बोंगे। तो उसी प्रकार से वही जब ज्यादा पानी हो जाता है तो सेम की समस्या। तो अपने राजस्थान में सर्वाधिक कहां दिखती है? तो अपने यहां दिखती है आईजीएनपी वाले क्षेत्र में, गंगानगर हनुमानगढ़ में। कौन सी समस्या? सेम की। अब सेम की समस्या को दूर क्या करें? तो भाई साहब इन सफेदाओं को लगाओ वहां पे। किसको लगाओ? सफेदाओं को। ये खतरनाक तरीके से अपना क्या खींचते हैं? जल पास, नमी और आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए देखा जाता है कि सेम की समस्या का निपटारे के लिए कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? सफेदा के। तो ये क्या है? फायदा भी है, लाभ, लाभ भी है इसका। नुकसान है तो इसका क्या है? लाभ भी है। और भी लाभ है, इसे ऑयल वगैरह भी बनता है ना, चेहरे पर निखार लाने के लिए। यदि आपका चेहरे पे थोड़ा सा आपको ऐसे डाउट लग रहा है तो फिर ये सफेदा की ऐसी खेती है, वहां से इससे ऑयल भी क्या है? निकलता है। इस प्रकार से एक लाइन से हाईवे के बगल में इनको ज्यादातर लगाया जाता है ना। इस प्रकार से सफेदा की क्या पाई जाती है? खेती। उसके अलावा देखिएगा, अच्छा ये देखिए, ये बड़ी शानदार है ना, ये टोकरी है। ये क्या है? ये खैर है। खैर, खैर वन भी मिलते हैं अपने इनमें ही, है ना। वहां पे अपन ने थोड़ा लिखा नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पर्णपाती वन में क्या मिलते हैं? खैर। तो देखिएगा ये जो खैर है ना, ये खैर का मतलब ऐसी नहीं कि आपकी खैर नहीं है ना। ये खैर का मतलब है पेड़। ये अपने कौन से वन है? पर्णपाती, पतझड़ वनों में आते हैं खैर।
ये खेर का पेड़ है। पत्ता तना तो वैसे ही होता है, ये ऐसी बारीकी चीज की क्या है, पत्तियां हैं, कुछ मरुस्थलीय जैसी विशेषताएं भी दिखाई देती है, पतली है। इनसे निकलता है खैर। और इससे कथौड़ी जनजाति, क्या है ये, खैर, खैर, है ना। और इससे कथौड़ी जनजाति 12 में भाई साहब ज्यादा मिलता है। ये कहां पे मिलता है, 12 में, 12 में पाया जाता है। और 12 में कतौड़ी जनजाति इससे क्या निकालती है, कत्था निकालती है। क्या निकालती है, कत्था, उसका रोजगार है ये। ठीक है, देखो ये मटकी में भर रखा है उन्होंने, ठीक है, क्या, कत्था। तो ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है कि कतौड़ी जनजाति कतौड़ी जनजाति क्या आजीविका का मुख्य आधार क्या है, खेर है। क्या निकालती है वो, खेर से कत्था निकलता है ना। और इसका ये जो बना हुआ है ना, ये चमड़े का, ये भी इससे क्या है, बनाया जाता है, चमड़े का बर्तन। तो दो काम आता है ये, कत्था निकालने के और चमड़े का बर्तन बनाने के लिए। देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये खैर ही है अपना ना। इस प्रकार का इसका क्या होता है, फल, है ना। और देखिएगा नेक्स्ट, ये अपना आपको दिख ही रहा होगा, पीछे क्या है, बड़ा शानदार सा नजारा है ना। ऐसे क्षेत्र पर आप जाओगे तो क्या करोगे बताओ, ऐसे क्षेत्र पर जाओगे तो आप सेल्फी लोगे, इस यार शानदार सा सीन है भाई। ये सोचो कि ये हो कहां पे सकता है ये दृश्य। तो आप पर्वतों पर जितना चढ़ोगे ये दृश्य दिखेगा, मतलब ऐसे पेड़ कहां पर दिखेंगे, पर्वतों पर। कौन सा पेड़ है ये ऐसा आलीशान ऊंचा भी है इतना, तो ये है धोकड़ा का, क्या है, धोकड़ा, ठीक है। और ये ऊंचे यानी कि लगभग 760 हाइट सेंटीमीटर हाइट तक ये क्या है, पाए जाते हैं। ऊंचाई होती है इनकी, ऊंचाई यानी कि 400 से 760, 400 से ऊपर हाई हेस्ट ऊंचाई पर मिलते हैं। कौन से, धोकड़ा के पर सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कहां पाए जाते हैं, तो ये मरुस्थल को छोड़कर, मरुस्थल को छोड़कर, मरुस्थल को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। किस में मिलते हैं, संपूर्ण राजस्थान में। मरुस्थल को छोड़कर धोकड़ा के पेन सरपुर। अब आप जब संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, जब कभी माउंट आबू की तरफ जाओ तो इस प्रकार की आकृति जब आपको दिखे तो उंगली करके बताओ कौन सा है ये, सर ये धोकड़ा है, धोकड़ा, है ना। फोटो खींच के लेके आना एक बार, नेक्स्ट बताना। देखिएगा ये वही धोकड़ा का पेड़ है अपना। देखिएगा बांस अपन ने पढ़ी लिया था। इसके बाद देखिएगा पर्णपाती वनों में एक चीज और बच जाती है अपनी, ये है पलास। क्या है, पलास, पलास वन। नेक्स्ट वन अपना कौन सा है, उसी में प्रमुख वनस्पति में पढ़ रहे हैं अपन, क्या है ये, पलास वन। पलास वनों को क्या कहा जाता है, जंगल की आग। क्या कहा जाता है इन्हें, जंगल की आग, है ना। जंगल में आग लगी नहीं होती, जब आपकी नौकरी लग जाए तो 5-7 हजार रुपए कुछ देना, हेलीकॉप्टर पे घूमना, और ऊपर से जो ये लाल लाल फूल नहीं दिख रहा है इनको, ये जब ऊपर जाओगे तो आपको जलता हुआ उबलते हुए क्या दिखेंगे, आग के गोले। यानी कि ऐसा लगेगा आसमान से जैसे जंगल में क्या लगी हुई है, आग। और जब आप नीचे आओगे तो आग नहीं मिलेगी, क्या होगा, पलास के फूल मिलेंगे, है ना। यही बात हो जाती है कि जब दूर से देखा तो आग थी और नजदीक देखा तो पलास के क्या थे, फूल। वही हमें क्या दिख रहे थे, आग जैसे। तो इसी को ही बोला जाता है जंगल की आग। और देखिएगा महत्वपूर्ण जो वनस्पति है इसमें, वो कल भेजी थी वो नहीं लगाई आप, नहीं वो नहीं है, नहीं नहीं। अब देखिएगा नेक्स्ट, है ना। और क्या था, महुआ, क्या है, महुआ। महुआ जाना नहीं है आपको, महुआ का पेड़ है, क्या है, महुआ का पेड़। और इस महुआ के पेड़ कहाँ मिलता है, ये भाई बांसवाड़ा में मिलता है। कहाँ,
बांसवाड़ा में है ना। ये महुआ का पेड़ कल बताएंगे, देखो आपको ये महुआ का पेड़ है ना, ये भी लेके आएंगे एक बार, है ना। बिल्कुल एकदम सिस्टम से इमेज से बताएंगे कैसे इसमें अपने शराब बनती है, क्या होता है, किस प्रकार की भट्टियां हैं, है ना। ये तो महुआ मिलता है, क्या मिलता है, महुआ। महुआ को, महुआ से क्या निकाली जाती है, आप सभी को पता है कि सर इससे तो शराब निकाली जाती है, क्या, शराब। ठीक है, इससे वागड़ का क्या बोला जाता है, पुष्प, या बागड़ की शोभा बोल सकते हैं इससे, महुआ। ठीक है, तो इससे शराब निकाली जाती है। बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में ये सर्वाधिक होता है अपने बांसवाड़ा, और कहाँ होता है, डूंगरपुर। बांसवाड़ा और कहाँ होता है, डूंगरपुर। इसमें से कुछ फल आते हैं और उन फलों से खड़ाई पे धर के क्या निकाली जाती है, अपने शराब। ठीक है, इसी के साथ अपना एक और बच गया तेंदू, है ना। तेंदू वाला बच गया था अपना, तो तेंदू की बात कर लेते हैं। किसकी, तेंदू की। तो देखिएगा तेंदू में दो चार बातें अपनी, एक दो बातें हैं तेंदू में, क्या है देखिएगा कि जो तेंदू है, तेंदू, तेंदू के पेड़ से क्या बनाई जाती है, आप सभी को पता है ना। तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती है, बीड़ी। ठीक है, और ये भी कहाँ मिलेगा, आर्द्र क्षेत्र में, कि सर आर्द्र क्षेत्र कहाँ पे है, तो बांसवाड़ा में मिल जाएगा, झालावाड़ में मिल जाएगा। ठीक है, अपने डूंगरपुर में भी मिल जाता है ये। तो इसी के साथ अपने शुष्क और पर्णपाती वन क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे उपोष्ण वनों को, किसको देखेंगे, उपोष्ण वन। तो उपोष्ण वन देखिएगा, उपोष्ण पर्वतीय वन, उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, उपोष्ण पर्वतीय वन ये सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे कम विस्तार मिलता है इनका, देखिएगा सबसे कम क्या मिलता है, विस्तार, उपोष्ण पर्वतीय वन। ठीक है, हाइट पर मिलते हैं ये लगभग चार अपने 700 सेंटीमीटर या 760 सेंटीमीटर के आसपास पाए जाते हैं अधिकांशतः, अधिकांशतः नीचे भी मिल सकते हैं। प्रमुखता जो होती है उसके आधार पर ये बातें की जाती है। प्रमुख वनस्पति कौन सी मिलती है इसकी देखिएगा, प्रमुख वनस्पति यहां पर पाया जाता है बरगद। क्या पाया जाता है, बरगद। बरगद के अलावा यहां मिलता है अपने आम, अम्रतरी। क्या मिलेगा, अम्रतरी, बरगद, आम, अम्रतरी। सागवान भी इसमें आ जाता है, सागवान के पेड़ भी इस वन में पाए जाते हैं, है ना। ये वन उपोष्ण पर्वतीय क्या है, वन है अपने, है ना। जो बरगद है देखिएगा, बरगद इस क्षेत्र में मिलता है अपने, बरगद तो है शायद अपने पास, बरगद बता देता हूँ। ये बरगद जो है बड़ी बड़ी जटाएं इसकी होती हैं, बड़ी बड़ी जो लताएं हैं इसकी, है ना। इसके नीचे लगभग गांव बस सकता है अपना, ये अपना बरगद का क्या है, पेड़ है। ठीक है, इसी के साथ अपना जो भौगोलिक क्या है, वर्गीकरण है, वो क्या हुआ, समान। तो भौगोलिक वर्गीकरण में अपन ने देखा शुष्क कटीले मरुस्थलीय वन, यानी कि ऐसे वन जिनकी जो पत्तियां हैं वो पतली होती हैं, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और इनकी जड़ें लंबी होती है। कि सर कौन कौन सी वनस्पति मिलती हैं, तो आप बता देना इससे, कि सर हमने अभी देखा था, आप ही ने तो बताया था। ठीक है, तो बिल्कुल बताया था हमने कि 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में कौन सी मिलेंगी, कि सर आपने बताया था खेजड़ी, तो खेजड़ी मिलता है यहाँ पे। खेजड़ी की फलियों को सांगरी कहते हैं, पक जाती हैं तो उनको खोखा बोल देते हैं, ये राज्य वृक्ष है अपना। ठीक है, इसे विजयदशमी के दिन इसकी क्या होती है, पूजा होती है। उसके बाद की जरा आपने रोइडा बताया था, ये भी राज्य पुष्प है अपने राजस्थान का, कौन सा, रोइडा। ठीक है,
और उसके बाद बेर बताया था, लाल लाल बेर आपने खाए होंगे। इसके बाद कैर बताया, ये सब मरुस्थलीय कटीले वनों की क्या कर रहे हैं बात की। सर झाड़ियां भी बताई थी आपने, तो वो तो बोल ही नहीं रहे हो। तो बिल्कुल झाड़ियां बताई, घास भी बताई थी। कौन सी घास? सेवन घास, अंजन घास, दामन घास, और कौन सी? भूरत या भूरी घास, है ना। ये गाई थी कि सर सेवन जो घास है, ये अपना जो गौड़ावन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये लंबी गर्दन करके बैठा, ये अपना राज्य पक्षी, इसकी सेवन घास में ही यहाँ पे देखो, ठीक है, मादा है ये। तो यहाँ पे इसकी क्या है? प्रजनन स्थली। क्या है? प्रजनन स्थली। जो सेवन घास है वो सभी पशुओं के लिए लाभदायक है। यहीं पे मैंने आपको बताया था कि जो अपनी सेवन घास है, ये भूगर्भिक जल पट्टी के ऊपर पाई जाती है, भूगर्भिक जल पट्टी के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद हम अध्ययन कर रहे थे कि सर आपने आंकड़ा बताया था, हाँ बिल्कुल आंकड़ा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी? आंकड़े के बाद हमने देखा था अपना फॉग, ठीक है। फॉग जो झाड़ियां थी, इसके बाद फिर हम पढ़ रहे थे अपने उष्ण शुष्क पर्णपाती वनों की क्या कर रहे थे बात की। सर ये साल में एक बार पत्ते गिराते हैं 25 से 110 सेंटीमीटर, और लगभग इनकी जो हाइट होती है वो 250 से क्या होती है, अबव होती है। 250 से क्या होते हैं, ऊपर, क्योंकि मैदान प्रदेश इतनी ही ऊंचाई पर मिलते हैं अपने। और इनमें हमने पढ़ा कि सर आपने बताया था सागवान, उष्ण शुष्क पर्णपाती प्रदेश, बांसवाड़ा, झालावाड़, सैमल और सालर, बांस, तेंदु, इनके अलावा मिलते हैं इमारती लकड़ियां होती है ना, खिड़की, दरवाजे, फर्नीचर बनाए जाते हैं इनसे, पत्ते ऐसे होते हैं इनके, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये बबूल है ना, ये शायद अपन ने छोड़ दिया था, देखो यहाँ पे आ गया। ये फायदा है देखो डिजिटल का ना, अपन से क्या कोई चीज छूट नहीं सकती। तो ये बबूल है, क्या है ये? बबूल है ना। इसके ऊपर एक लोकोक्ति भी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। तो भाई आप बबूल का बोओगे तो आम तो आएंगे ही कहाँ से, है ना। तो ऐसी उम्मीद करना क्या है, बेकार है। तो देखिएगा ये बबूल है अपना, इसमें भी सांगरी जैसी होती है, लेकिन ये सांगरी नहीं होती। और ये सब जगह पाया जाता है ना, मरुस्थल में भी मिलता है, ठीक है। और ये सब लगभग राजस्थान में पाया जाता है, संपूर्ण राजस्थान में। तो ये अपना क्या है, बबूल है। कुछ छौकड़े जैसी इसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं, ठीक है। उसमें और इसमें एक ही अंतर है कि जो इसका जो तना है, क्या है, इसका तना बहुत पतला होता है। इसका तना क्या होता है, पतला, ऐसे काले कलर का होगा, ब्लैक। लेकिन जो अपना खेजड़ी आ जाएगा तो बेचारे खेजड़ी पे क्या है, थोड़ी सी दीमक सी लग जाती है ऐसे, ठीक है। और उसका तना क्या बन जाता है, मोटा बन जाता है, ठीक है। तो ये इसमें और उस क्या किस में अंतर था अपना, खेजड़ी में। खेजड़ी को छौकड़ा भी बोल देते हैं अपन कहीं कहीं सिंधी भाषा में, है ना। उसके बाद अपनी नेक्स्ट बात कर रहे थे अपने दोकड़ा, सालर बन। लकड़ी सालर बनों से क्या बनाई जाती है, गोंद बनाई जाती है। और जो ये सालर बन है, इनकी ऊंचाई भी अपने 250 सेंटीमीटर से लगभग 460 मीटर की किस पर होते हैं, ये हाइट पर होते हैं, इतनी ऊंचाई पर होते हैं। तो 250 मैदान से लेकर पहाड़ियों तक ये पाए जाते हैं, इसलिए उपोष्ण पर्वतीय वन मैंने महावीर को लिखाया था। इनकी लकड़ियों से गोंद प्राप्त होता है, गोंद के लिए उपयोगी हैं, ये उपयोग है इनका, ठीक है। पैकिंग के डिब्बे बनाए जाते हैं, लकड़ी कोमल होती है इनकी बहुत, ठीक है। प्लाई वगैरह बनाई जाती है इनसे, है ना। आपके घर में तो आप आराम से फर्नीचर की दुकान खोल सकते हो। हाँ, बांस के बन की सर इससे संबंधित तो बम्बू मिशन है, 2018 में चलाया गया था। घास सबसे लंबी घास है, ये ऐसी वनस्पति है जो सर्वाधिक वृद्धि करती है, रात में 5 सेंटीमीटर, हाँ ये। और ये बांसवाड़ा झालावाड़ वाले क्षेत्र में मिलती है। ये बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, घास है। इसके बाद ये बात कर रहे थे अपन आतंकवादी की, क्या है ये, सफेदा है, बिल्कुल लंबा होता है ऐसे, ठीक है। इसे आतंकवादी कहा जाता है। इसकी जो वनस्पति होती है, जो पत्तियां होती हैं, वो गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके छाल से तेल भी बनाया जाता है, ऑयल भी बनाया जाता है, वो फायदेमंद की चीज है ना। आपके जोड़ों में कहीं दर्द है ना, जो अपने यहाँ पे लगभग जातियां रहती हैं, जनजातियां अपने जो भी ऐसे इन औषधियों के बारे में जो थोड़ा समझती हैं, वो इनसे क्या निकाल लेती हैं, तेल। और चौराहे पे आकर कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, है ना, ये दर्द क्या हो जाता है, शांत।
तो उसके बाद ये देखिएगा, इसके लाभ भी हमने देखे कि सर ये सीएम की समस्या में तो बहुत क्रांति ला देता है, फायदा भी है इसका। उसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे अपने ये सागवान, देखो लगातार होते हैं। ये कैर है, कैर से कत्ता निकल रहा है, ये इसका क्या है, फल है। ये भी केर है, केर की छोटी पत्ती, ठीक है। ये दोकड़ा के वन है, 400 से 700 सेंटीमीटर हाइट पर मिलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं कि ये केवल माउंट आबू में। कहाँ मिलेंगे ये, माउंट आबू, और ज्यादा माउंट आबू में, और संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं, और संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। उसके बाद ये दोकड़ा ही है अपना, ठीक है। ये बांस के वन है, देखिएगा बीच में से रास्ता बना रखा है ये, है ना, किस हिसाब से। बांस के वन ऐसे ही होते हैं, आप बोगे लगातार एक साथ इनकी क्या होती है, विकास होता है। ये देखिएगा जुग्गे में होते हैं, है ना। इसके प्रयोग देखे थे, तेंदू, सफेदा, यूकेलिप्टस, तोकड़ा के वन, ये अन्य वृक्ष हमने देख लिए एक एक करके। और उसके बाद ये अपना क्या, वट वृक्ष है ना, वट वृक्ष बोलते हैं इसके बरगद को। क्या है ये, बरगद, ठीक है। इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। फिर ये पलाश है, जंगल की आग। और फिर महुआ से शराब की खेती की जाती है, इससे तेंदू से पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। उपोष्ण पर्वतीय वन सबसे कम विस्तार है। और ये जो वन है सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, कि ये सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं उपोष्ण बस माउंट आबू में ही मिलते हैं। कहाँ पे, माउंट आबू, सिरोही में पाए जाते हैं। सिरोही में ही है अपने पर्वतीय भाग ज्यादा, ठीक है। हाँ, विस्तार जरूर उदयपुर में, लेकिन ऊंचा वाला भाग कहाँ पे, पर्वत वाला, वो माउंट आबू, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम आगे पढ़ेंगे ISFR। इसमें कुछ प्रश्न दिया गया है, देखो प्रश्न नहीं है अपने, सीधे ही क्या है, तथ्य है। ये देखिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं, अब तक हमने बात कर ली थी प्रशासनिक वर्गीकरण और भौगोलिक वर्गीकरण। अब देखेंगे अपनी IFSR के अनुसार कहाँ कितने वन पाए जाते हैं। तो देखिएगा, प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राजस्थान में जो वनों का 209.60% है, ठीक है। ये IFSR 2021 के अनुसार राजस्थान में जो कुल वन आवरण है वो कितना है, 7.42% है। अपने यहाँ पर जो वन रिपोर्ट दी थी, कौन सी रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, वो भूपेंद्र यादव ने, जो अपने कैबिनेट मंत्री है ना, भूपेंद्र यादव। देखिएगा, सबसे पहले जो वनों का क्या है, गणना स्टार्ट हुई थी, तो हम पढ़ ही चुके हैं कि वनों की जो गणना स्टार्ट हुई थी वो 1988 नवनीत संशोधित अधिनियम अपना, नवनीत वन संरक्षण नियम, है ना, संशोधित बोल सकते हैं इसे अपन, संशोधन करके। इसमें अपने सबसे पहले आंकड़े जारी हुए। अच्छा, ये वनगणना जो है, जैसे जनगणना होती है वैसे वनगणना होती है। ये वनगणना आरंभ कब हो गई थी अपनी, तो जो अपनी वनगणना है वो आरंभ कब हुई थी, तो ये 1987 में क्या हो गई थी, स्टार्ट। जो आंकड़े जारी हुए वो इस साल में हुए थे 188 में, आंकड़े क्या हुए, जारी। ये हमारी प्रथम क्या थी, वनगणना थी, प्रथम वनगणना थी। अब देखिएगा 1927 3 अपने ये, और 10 91 से लेकर 2013 हो गए, और 13 और 20 ये जो अपन ने अभी काटे, ठीक है, कितने हो गए, 33, और एक 2021 कितने हो गए, 34। पिछली वाली कब आई थी अपनी,
2019-20। अब की बार आइए 21 और 22 वाली, ठीक है। तो 2021-22 वाली आएगी तो 21 तक कितने साल हो जाएंगे? तो देखिएगा आप जब गिनोगे कि 13 वो है और 13 ये, 2023 चल रहा है ना, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 34। कितने वर्ष हो गए? 34 वर्ष। और मैंने कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। ये कितने में होती है जनगणना? प्रत्येक 2 वर्ष में। कि सर ये तो प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। प्रत्येक 2 वर्ष में होगी। तो बताओ वर्तमान में कौन सी जनगणना है? इधर ये तो अभी अपनी जो चल रही है नई, ये 17वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 17वीं है, ठीक है। कौन सी जनगणना है ये? 17वीं। जो अभी अपनी चल रही है वो है 17वीं जनगणना। कौन सी है? 17वीं। ये देखिएगा, ठीक है। इस 17वीं जनगणना को जो अपने पेश किया था, वो किया था अपने कैबिनेट के मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। ये आंकड़े दिए गए थे। ये अपनी ICPR क्या है? रिपोर्ट है, ठीक है। किसने पेश की इसे? अपना जो मंत्री है पर्यावरण मंत्री। 2021-22 अपनी क्या है? ISFR। ये भी मैं बता रहा हूं आपको, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है। तो देखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ये रिपोर्ट है वनावरण वाली। और इसे किसने प्रकाशित? तो पर्यावरण पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। किसके द्वारा प्रकाशित की गई ये रिपोर्ट? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा क्या की गई? प्रकाशित। कौन सी जनगणना थी? 17वीं, है ना। अच्छा, ये जनगणना होती कैसे है? तो जो जनगणना होती है वो आप बिल्कुल पूछ सकता है। तो ये जो जनगणना है ये हमारे उपग्रह, किससे होगी? उपग्रह से। रिसोर्स सेट 2 या सेट सेकंड, जो उपग्रह है ना, अपना सुदूर उपग्रह अंतरिक्ष में केवल इसलिए कर रखा है फिक्स कि भाई इसे क्या करना है? जनगणना करनी है ना। तो रिसोर्स सेट 2 सुदूर संवेदी उपग्रह है अपना, है ना। और इस सुदूर संवेदी उपग्रह से क्या होती है? जनगणना। अब ऐसा तो नहीं है कि वन अधिकारी आएंगे और घर में जाके गिनेंगे कि कितने पेड़ है, ऐसा संभव नहीं है ना। तो ये सैटेलाइट के द्वारा होती है। सैटेलाइट कौन सा? रिसोर्स सेट 2। अभी 2021-22 में ISFR की जो रिपोर्ट है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी गई, कौन सी है ये? सर ये 17वीं जनगणना है। कौन सी है? 17वीं जनगणना। इस रिपोर्ट के तहत कहां पर कितने वन थे वो हमें बताया गया, है ना। कि भारत, सॉरी अपने राजस्थान की बात करते हैं अपन, कि राजस्थान में जो कुल वनों का आवरण है वो कितना है? 16,654.96 किलोमीटर। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 16,655, है ना, राउंड फिगर में। तो 16,655 वर्ग किलोमीटर में हमारा क्या है? अपना क्या है? कुल वनावरण। भौगोलिक क्या है? क्षेत्र अपना कितना है? 4.87%। ये जो 16 क्या है अपना? 16,654 है, इसका भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत में कितना हो जाएगा? ये 4.87। कुल वृक्षावरण कितना है अपना? 3733। कुल वृक्षावरण कितना है अपना? 3733। और टोटल फ्री कवर एरिया कितना है? भौगोलिक क्षेत्र 2.55%। कितना हो जाएगा? और कुल वन आवरण और वृक्षा आवरण कितना है अपना? 75,388.742%। ये अपना क्या है? प्रतिशत में, ठीक है। तो 2538 कुल, यानी कि देखिएगा अपना वनावरण, जैसे मानो वनावरण, है ना। वनावरण कितना हो गया अपना? 16। 16 और कितना हो गया था बताओ? 654। इसे अपन 55 लिख सकते हैं अपन राउंड फिगर में। ईंट का कलर लिख देता हूं आपको, देखो
16,655 कि सर ये कुल बनावरण है अपना। ठीक है, उसके बाद कुल बनावरण, अब कुल वृक्षावरण कितना हो गया? तो 8,733, ऊपर देखो इतना ही होगा अपना, 8,733 किलोमीटर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे अपन तो कितना आ जाएगा बताओ? तो इन दोनों को जोड़ दो, 16 और 8 24 होता है, और ये कितना हो जाएगा अपना 25। तो लगभग कितना निकल जाएगा? 25,388। कितना हो जाएगा? 25,388। ये कितना है अपने? 4.37%। ये 2.55%। तो 4 और 2 6, और 37 55 एक और बढ़ जाएगा, तो अपना कितना हो जाएगा? 7.42%। तो भौगोलिक अपना कुल बनावरण कितना है? 16,655। भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 4.87 या 5% राउंड फिगर में बोल सकते हो। कुल वृक्षावरण हो जाएगा अपना 8,733। और टोटल कवर एरिया यानी कि वही वृक्षावरण अपना टोटल ट्री कवर एरिया, ये वृक्षावरण ही है ना, इसको वृक्षावरण ही बोलते हैं। भौगोलिक क्षेत्र कितना हो जाएगा? 2.55%। यही क्या आ जाएगा? 2.55%। ठीक है, कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना हो जाएगा? 25,388 वर्ग किलोमीटर। तो ये अपनी IFSR कौन सी थी अपनी? 17। अब देखिएगा अपने जो जिले हैं, है ना, कि कहाँ कितना वनावरण पाया जाता है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। सर्वाधिक वन अपने किस क्षेत्र में मिलते हैं? सर्वाधिक वन, तो सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा, है ना। तो सर्वाधिक वन वाला जो अपना जिला है वो कौन सा होगा बताओ? उदयपुर। सर्वाधिक वन विस्तार वाला जिला उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और इसके बाद उदयपुर में कितना आ जाएगा अपना? यहाँ पे पहले इधर आपको लिख देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा करके इधर, है ना। देखिएगा, प्रतिशत जो सबसे ज्यादा वन विस्तार है वह है उदयपुर, प्रतापगढ़, है ना, और प्रतापगढ़ के बाद बारा, सिरोही और करौली। कौन सी ली? करौली। ये सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले क्या हैं? जिले हैं, वनानुपात वाले जिले हैं। वन प्रतिशत को ही बोलते हैं वनानुपात। ठीक है, तो ये सर्वाधिक कौन से जिले हैं अपने? वनानुपात वाले क्या हैं? जिले हैं सर्वाधिक। अब इन सारे के सारे जो जिले हैं इनमें कितना कितना वन, डायरेक्ट अपन मैप में भरते हैं, देखिएगा। तो जो उदयपुर है अपना, इसमें अपना कितना है? 23 ले लेते हैं, 23.49%। ठीक है, और उसके बाद प्रतापगढ़ की बात अपन करते हैं, तो प्रतापगढ़ में कितना हो जाएगा? इसके बराबर ही है 23.24%। सुरोही में कितना है अपना? 17। ठीक है, करौली में कितना है अपना? 15। और उसके बाद 12 में कितना हो गया अपना? 12 में 14। 12 में क्या हो गया? 14%। ये सर्वाधिक वाले हैं, वन विस्तार वाले जिले हैं। क्या हो गया? उदयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। सिरोही के बाद क्या आ जाएगा? करौली। करौली के बाद क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है अपना, देखिएगा कि निम्न में से सर्वाधिक वनानुपात प्रतिशत वाला युग्म है ना। इसमें तो उत्तर भी लिखा हुआ है, देखो, है ना। तो निम्न में से सर्वाधिक वनानुपात प्रतिशत वाला जिला, तो देखिएगा प्रतिशत वाले जिले की जब अपन बात करेंगे, है ना, तो कौन सा हो जाएगा बताओ तो? उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। दूसरा ऑप्शन होगा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, करौली। उदयपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, बारा। तो कौन सा हो जाएगा बताओ? उदयपुर था पहले नंबर पे, दूसरे पे कौन सा था? प्रतापगढ़।
ठीक है। तीसरे पे कौन सा था अपना सिरोही, और चौथे पे कौन सा था करौली, और पांचवें नंबर पर कौन सा बारह। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन क्या है अपना सही है। ठीक है। अच्छा, ये जो अपना उदयपुर, अलवर और जो ये आ रहा है अपना प्रतापगढ़, ये अपना वन विस्तार वाला है। क्या है? वन विस्तार वाला, कवर क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा। जैसे नेक्स्ट अपन देखते हैं ये, है ना। अच्छा, न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जो न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले हैं वो कौन से हैं अपने देखेगा। तो देखो, चूरू सबसे कम, चूरू क्या है सबसे कम, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर वन विस्तार वाला जिला कौन सा है? चूरू 77। उसके बाद हनुमानगढ़, फिर जोधपुर 109, गंगानगर 115, और दौसा कितना है 116। और फिर अपन देखते हैं इसके बाद अपने राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले जिले और राजस्थान में अत्यंत सघन वाले जिले। ये देखिएगा जल्दी से। तो राजस्थान में है ना, ये टॉपिक क्या थोड़ा सा लेंथी है इसलिए, है ना, थोड़ा देखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले जिले कौन से हैं अपन, जहां पे सर्वाधिक कमी देखी गई है। तो सर्वाधिक कमी कहाँ देखी गई है बताओ? एक तो जालौर में, करौली में और सिरोही में, यहां पर सर्वाधिक कमी देखी गई है। 32.46, 26.16 और 13.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या देखी गई है कमी। जबकि ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में अत्यंत सघन वन और न्यूनतम है। राजस्थान में अत्यंत सघन वन क्या है? न्यूनतम। ये तो है अपने कमी वाले जिले, पर जो सघन वनों की न्यूनता है वो कहाँ मिलती है? तो जैसलमेर में। क्षेत्रफल बड़ा बड़ा है इसलिए जैसलमेर आएगा। बाड़मेर में 0.0, बीकानेर में 0.88 और हनुमानगढ़ में 1.01% सघन न्यूनतम वन दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिएगा सघन वनों की अपन बात करते हैं कि सघन वन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं इस पीडीएफ में। ये देखिएगा सघन वन, अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन, है ना, इधर लिख देता हूं अत्यंत सघन वन। ये IFSR भारत का क्या है अपना वर्गीकरण, एक तो अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन और खुले वन। ठीक है, तीन प्रकार से। तो ये है अपने जनरली सघन वन, यानी कि सामान्य वन। और ये कौन से? ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। कौन से हैं? खुले वन। अब देखिएगा जो सघन वन है अपने, कौन से वन है? सघन वन। ये 78.15% केवल अलवर में सर्वाधिक है। और सबसे कम कहां पे है ये? बीकानेर में। सबसे ज्यादा कहां पे है ये? अलवर में। सर्वाधिक अत्यंत सघन वन कहां पे है? अलवर में है। सघनता के आधार पर देखा जाता है तो सामान्य सघन वन, सामान्य सघन वन जो 4368 या 69 लिख सकते हो इसे, 65% लगभग 1.88 भाग में फैले हुए हैं। और ये कहां पर है सबसे ज्यादा? तो सर ये उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में। कम कहां पे है? चूरू। देखिएगा ये सब अब सेम मिलेगा अपना, है ना। खुले वन किस पे है कि ये 1200, 208 और ये अपने 3.57% के साथ उदयपुर में सबसे क्या दिखाई देते हैं? ज्यादा। और वही चूरू में इनका सबसे कम क्षेत्रफल दिखाई देता है। कुल बनावरण 16,654,
96 वही हो गया अपना, और 4.87% दिखाई देता है। देखिएगा मतलब सामान्य वन और खुले वन 3 और 1 4, ये तो 0.2 है, तो कितने हो गए 4.87। ये कुल वन सबसे ज्यादा कुल पूछे तो, ठीक है, कुल वनावरण पूछे तो कहां पे है उदयपुर, और न्यूनतम कहां पे है चूरू में। अच्छा ये झाड़ी वन भी है, देखिएगा झाड़ी वन, झाड़ी वन जो अपने कितने पहले हुए हैं ये दिख नहीं रहा, देखो मैं लिख देता हूं 4808.51 कितने प्रतिशत पर 1.41% पर। सबसे ज्यादा झाड़ी कहां पे पाली, और सबसे कम झाड़ी कहां पे हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ हनुमानगढ़। यहाँ पर सबसे कम क्या दिखाई देती है झाड़ी। इधर झाड़ी यानी कि यहाँ तक एक कुल वन है यहाँ तक। अब नेक्स्ट जनगणना में जो जोड़ने का प्लान है वो किनको है झाड़ियों को। जब झाड़ी जुड़ेंगी अपनी, क्योंकि हमेशा क्या दिखानी पड़ती है वनों में वृद्धि दिखानी पड़ती है ना, तो इसमें 16 में 4 जोड़ोगे तो लगभग 21 के आसपास नेक्स्ट आईएफएसआर का क्या आने वाला है वर्गीकरण आने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्या हो गया आईएफएसआर 2021। तो आज हमने पढ़ा कौन सा वर्गीकरण अपना भौगोलिक वर्गीकरण। उसके अपने वन देखे थे कि सर उसमें अपने अपना खेजड़ी देखा रोएड़ा देखा हमने, वहां पे कैर दोकड़ा पलास, आज तो शानदार आपको इमेज के द्वारा भी दिखाया गया था। ठीक है, और उसके बाद हमने जो अगला वन पढ़ा था वो था उपोष्ण पर्णपाती वन की। सर ये साल में वही है जो एक बार पत्ते गिराते हैं, ये तो सब जगह मिलते हैं राजस्थान में। हाँ बिल्कुल सब जगह मिलते हैं। ठीक है, और इनका अध्ययन किया था हमने प्रमुख, जैसे अपने सागवान है सालर है कि सागवान इमारती लकड़ी है अपनी, एक सालर से तो गोंद प्राप्त होता है, लकड़ी कोमल होती है इसकी। उसके अलावा हमने देखा था इसका तेंदू की इसके पत्ते का बीड़ी में प्रयोग किया जाता है। सफेदा यूकेलिप्टस इसे आतंकवादी कहा जाता है, सेम की समस्या के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है ये। ठीक है, और ये सारे वनस्पतियों के बाद हम पढ़ रहे थे अपनी आईएफएसआर, और आईएफएसआर में हमने देखा कि सबसे पहले इस रिपोर्ट को 1987 ईस्वी में क्या किया गया जारी, है ना 1987 में। और अभी जो वन रिपोर्ट आई है वो हमारी कौन सी है 17वीं वनगणना है। और 17वीं वनगणना को जिस कैबिनेट मंत्री ने पेश किया वो कौन है अपने भूपेंद्र यादव। और इनकी 2000 आईएसएफआर 2021 है ना, इस रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2022 में इसे प्रकाशित किया गया है। कुल वनावरण जो बताए गए हैं राजस्थान में वो है 16,654। इन कुल वनावरण में दो प्रकार के वन होते हैं, एक तो वृक्षावरण और एक वनावरण। ठीक है, इन्हें एक क्या है कि जो अपने सिम बेचते हैं वगैरह दुकान लगा के देखते हैं, वो देखते नहीं वो चारों तरफ कैनोपी होते हैं, उस कैनोपी के आधार पर इनकी गणना की जाती है, उनकी सघनता के आधार पर गणना की जाती है। ठीक है, तो ये इनकी क्या की गई है गणना। तो बताया गया कि भाई जो वन आवरण है अपने वो 16,654 है, और वृक्षावरण थोड़े कम है 8,733। ठीक है, इनका प्रतिशत है 4.87 यानी कि 4.87, और इनका प्रतिशत है 7.42%। 17वीं जनगणना भूपेंद्र यादव ने अपना प्रयास किया और ये जारी की। फिर राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिले की तरफ हम जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वन विस्तार वाला जिला, ध्यान रखना वनानुपात और वन विस्तार में क्या होता है अंतर होता है ना, ये किलोमीटर में। अच्छा ये वन आवरण में वृद्धि, ये देखिएगा तो ये अपने वनावरण में क्या है वृद्धि है। वनावरण में वृद्धि 25 किलोमीटर स्क्वायर, और वृक्षावरण में वृद्धि 621 किलोमीटर स्क्वायर, ये वृद्धि देखी गई। राजस्थान में सर्वाधिक वनों विस्तार वाला जिला कौन सा है उदयपुर, आप सभी जानते हो 2753 के साथ। इस सन वगैरह आप मुख्य जिले की याद करो तो काम चल जाता है अपना ना। कितनी है इसकी 2753, देखो इधर लिख देता हूं 2753 या 54 लिख सकते हो आप, इससे सॉरी 52 लिख सकते हो। उसके बाद दूसरे नंबर पर है अलवर, कौन सा है
अलवर 1196, इसे आप लिख सकते हो 1195। और उसके बाद प्रतापगढ़, फिर कौन सा आ जाता है अपना प्रतापगढ़। तो सर्वाधिक क्रम पूछ लेता है कई बार तो ये जिले। तो सर्वाधिक वन विस्तार वाले क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारा और चित्तौड़गढ़। क्यों इसे बार बार बता रहा हूं, क्योंकि इसी में बनानुपात आएगा जो हमने पढ़ा था। इसी में क्या आएगा, बनानुपात। और देखिएगा जो बनानुपात आएगा अपना, वो दोस्तों बिल्कुल से वहां से ये अपना जो अलवर है ना, ये क्या हो जाएगा, गायब। इधर सर्वाधिक बनानुपात है ना, ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न से भी देखा था, सर्वाधिक वनानुपात। एक साथ लिख लेते हैं इनको, यहाँ पे देखो आपका थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा ये वनानुपात सेम। अब पहले नंबर पे रहेगा उदयपुर। तो उदयपुर किस पर रहेगा, पहले नंबर पर। लेकिन ये अलवर क्या हो जाएगा, गायब। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है ना, तो दोनों में 33-33% दिख रहा है इनमें। तीसरे नंबर पर अपना क्या आ जाएगा बताओ, प्रतापगढ़ के बाद, है ना, ये 12 भी पीछे आ जाएगा अपने करौली। प्रतापगढ़, करौली, सिरोही। और 5वें नंबर पे 12। ये प्रतिशत से फर्क पड़ जाएगा कि सर ये प्रतिशत से कैसे फर्क पड़ा, कि यहाँ पर जो जिला है वो क्षेत्रफल के आधार पर देखा गया। प्रतापगढ़ छोटा है तो प्रतिशत ज्यादा होगा। यदि प्रतापगढ़ अलवर के बराबर होता तो अलवर रहता, लेकिन प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल क्या है, छोटा, तो प्रतिशत क्या होगा, ज्यादा होगा। इस प्रकार से इनमें क्या आया, अंतर। तो ये वन विस्तार और वन प्रतिशत वाले क्या देखे थे हमने, जिले देखे थे। देखो यहाँ पे देखा ही था अपन ने, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, और ये वाला सही किया था। उसके बाद राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले, तो पहले नंबर पर है चूरू, दूसरे नंबर पर हनुमानगढ़, तीसरे नंबर पर जोधपुर, गंगानगर और दौसा। पहले नंबर पर कौन सा है अपना, चूरू। दूसरे पर हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा। पहले नंबर पर कौन सा है, चूरू 77, हनुमानगढ़, जोधपुर, गंगानगर और दौसा। लेकिन अब जैसे ही इसमें आप किस में जाओगे, प्रतिशत में, तो थोड़ा सा क्या है, सिस्टम बदल जाएगा। अपना जोधपुर पहले नंबर पे आ जाएगा, वहां चूरू पहले पे था, यहाँ जोधपुर पहले पे आ जाएगा। ठीक है, तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये अपना क्या हो जाएगा, राजस्थान में न्यूनतम प्रतिशत वाले क्या हो जाएंगे, ये जिले। तो जो अपन ने लास्ट देखा था वो था किलोमीटर के हिसाब से, है ना, समझ रहे हो, ये क्या है, किलोमीटर के हिसाब से कम, और ये अपना है अनुपात के हिसाब से प्रतिशत। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी क्या हुई, अच्छा ये, और अपने देखिएगा सर्वाधिक जो वृद्धि अपने क्या है, वन वृद्धि वाले जिले, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। तो 17वीं वनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल वनों की वृद्धि 25.45 वर्ग किलोमीटर क्या की गई है, दर्ज। तो आपको अपने पढ़ाई था वहां पे कि जो अपने वृक्षावरण है ना, इसमें 621 और इसमें 25 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर वृद्धि क्या की गई, दर्ज की गई। कुल मिला के कुल वनों की वृद्धि मानी गई अपने 25.45%। राज्य के 19 जिलों में वृद्धि तथा 14 जिलों में कमी दर्ज की गई है। यानी कि जो 19 जिले हैं अपने, उनमें क्या है, वृद्धि। 19 जिले में क्या है, वृद्धि है, और 14 जिलों में क्या है दोस्तों, कमी है। 14 जिलों में क्या है, कमी। यानी कि जो पिछली बार दिखाया गया था वो दक्षिण के जो राजस्थान है उन्होंने वन की वृद्धि अधिक दिखाई गई थी, तो अब की बार दक्षिण के राजस्थान में वनों की क्या दिखाई गई, वृद्धि ना करके कमी दिखा दी गई। ठीक है, तो राजस्थान में जो देखिएगा यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि वाले, एक तो अपना अजमेर हो गया, अजमेर कितना है, अजमेर का 26.45 प्रति किलोमीटर। और उसके बाद पाली, अजमेर के बाद क्या है, पाली 26.01। और फिर क्या आ जाता है, बीकानेर
24.10 किलोमीटर। ये सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले अजमेर, पाली और बीकानेर। ठीक है। और उसके बाद हाँ अगली साल ये क्या है कि बदल जाएंगे। ठीक है। फिर राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाले जिले, तो देखिएगा मैं आपको बता रहा था दक्षिण राजस्थान में कमी दिखा दी गई है 32.46, करौली में अपने 26 है, सिरोही में 13 है। ठीक है। और जैसलमेर जो है ये राजस्थान में अत्यंत सघन वन न्यूनतम वाला क्या है जिला है। उसके बाद क्या जाएगा बाड़मेर, फिर क्या जाएगा बीकानेर, उसके बाद हनुमानगढ़। इस तरीके से अपनी IFSR रिपोर्ट क्या होती है समाप्त। ठीक है। और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट वन संपदा का बड़ा प्यारा सा टॉपिक चालू हो जाता है दोस्तों। वो चालू हो जाता है अपना राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, है ना। और फिर एकदम इमेज के साथ और परफेक्ट तरीके से, है ना, एक बार आप जब देख लोगे इसको तो भूल नहीं पाओगे। और आपको पता है अभ्यारण्य और उद्यान में से हमेशा क्या आते हैं प्रश्न आते हैं, है ना। और आपको देखिएगा सफल होना है तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो दृढ़ संकल्प के मेरे साथ आप नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को बहुत सरल तरीके से बाय इमेज के द्वारा अपन समझने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन उद्यानों की और अभ्यारण्य की, उसके बाद मृगवन, जंतुवाल्य और शुभंकरों की क्या करने वाले हैं बात। तब तक के लिए सुखी रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ